हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। DSSB TGT नेचुरल साइंस की इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इससे पहले हम एक टॉपिक को पूरा कवर कर चुके हैं जो कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी था। उसमें हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैंने उन वीडियोस में कवर किया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल इंक्लूड। हमारे ऑप्शंस हैं ए एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, B plant breeding to increase daily production, C tissue culture techniques and D both A and C are correct। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मतलब कि जो बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल है, अगर हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें तो उसके अंदर हम किस किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री। यस, एनिमल हस्बेंड्री में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह कराने में, ठीक है। टू इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। और देखो प्लांट ब्रीडिंग टू इंक्रीज डेयरी प्रोडक्शन, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। प्लांट ब्रीडिंग से हम डेयरी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते बल्कि ईल्ड बढ़ा सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया है। सी ऑप्शन है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही ए और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज ए एनिमल हस्बेंड्री, बी प्लांट ब्रीडिंग, सी पोल्ट्री फार्मिंग एंड डी फिशरीज। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सभी जो है प्लांट ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ये सभी इंक्लूडेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड रेसिंग एंड breeding the livestock, fisheries and poultry farming. B option, B statement है more than 70% of the world's livestock population is in India and China। तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही बात क्या कही गई है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर क्या होगा, रेसिंग एंड ब्रीडिंग द लाइव स्टॉक्स, फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये सभी प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, ये भी करेक्ट है। और ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि 70% जो लाइव स्टॉक है वो कहाँ पे है, इंडिया और चाइना में है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में देखिए इनमें से किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा काउज, पिग, हॉर्सेस एंड फिशेस। तो यहाँ पे देखो इन सभी को इंक्लूड किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, मतलब लाइव स्टॉक्स के अंदर इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन बी है शीप, पिग्स, कैमल्स एंड फिशेस। ऑप्शन बी जो है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये भी सही है, इन सबको भी इंक्लूड किया जाता है। सी है काउज, पिग्स, कैमल्स एंड डॉग, करेक्ट। डी है पोल्ट्री, फिशेस एंड एलिफेंट्स। ये जो है हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। देखिए पोल्ट्री को इंक्लूड किया जाता है, फिशेस को, बट जो एलिफेंट्स हैं उनको हम लाइव स्टॉक के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ। तो फिशरीज़ में देखो क्या किया जाता है, कैचिंग, सेलिंग, किसकी सेलिंग की जाती है, ए फिशेस, मोलस्क एंड क्रस्टेशियन,
B. Fishes only. C. Fishes and shellfish only. D. Fishes and crustaceans only. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. फिशरीज़ में हम फिशेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मोलस्क को भी इंक्लूड कर सकते हैं और क्रस्टेशियंस को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नोन एज. तो मिल्क के लिए हम जब किसी भी एनिमल्स को क्या करते हैं, रेज करते हैं, उनको पालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ए. फिशरीज़, बी. डेयरिंग, सी. पोल्ट्री फार्मिंग एंड डी. प्लांट ब्रीडिंग. तो देखिए फिशरीज़ जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए होता है, फिशेस के लिए, क्रस्टेशियन के लिए. पोल्ट्री जो है वो हेन के लिए होता है, और प्लांट ब्रीडिंग जो है ऑब्वियसली प्लांट्स के लिए की जाती है. तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ डेयरिंग. मतलब कि डेयरी जो है उसके अंदर मोस्टली किसकी बात की जाती है? मिल्क प्रोडक्ट्स की बात की जाती है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन डेयरी फार्म्स. तो इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि डेयरी फार्म में देखने को नहीं मिलते? तो अभी हमने पढ़ा है कि डेयरी फार्म का मतलब क्या है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स है उनकी रेयरिंग होती है वहाँ पे. तो ऑप्शन ए है काऊ, बफेलो, गोट एंड शिप. तो बिल्कुल ही सही है. ये सभी जो है एनिमल्स क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं. बी है कैमल, बफेलो, गॉट एंड शिप. तो यहाँ पे बी भी करेक्ट है. सी ऑप्शन है कैटल, बफेलो, गोट एंड कैटल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डी है पोल्ट्री, कैटल, गोट एंड बफेलो. देखिए पोल्ट्री जो है उसको हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है? एग लेइंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. बट मिल्क प्रोडक्ट के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो है पोल्ट्री का हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे. तो जो हमारा हमें यहाँ से क्या पूछा गया था? देखो इनकरेक्ट मीन्स विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, जो डेयरी प्रोडक्ट में नहीं आता, ये पूछा गया है. तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पोल्ट्री, कैटल, गोट एंड बफेलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम डेयरी फार्म. डेयरी फार्म में से हमें इन सभी में से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता है? ए. मिल्क, बटर, चीज़, योगर्ट. तो ये तो सही है, ये सभी प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं. बी है मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, चीज़, योगर्ट. तो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी है बटर, एग, चीज़, योगर्ट. तो देखो आपको पता है कि जो एग है वो हमें कभी भी डेयरी प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे क्या है? जो सी ऑप्शन है वही क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है. नेक्स्ट. मिल्क प्रोडक्शन एट डेयरी फार्म इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ डेयरिंग ब्रीड्स. देखिए कभी भी अगर हम डेयरी ओपन करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं ब्रीड्स का, ठीक है, कि कौन कौन सी वैरायटी की जो हम कैटल्स रख रहे हैं या फिर काऊ, गोट जो भी रख रहे हैं उनकी कौन सी ब्रीड है, उनका सिलेक्शन करते हैं अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स का. तो यहाँ पूछा गया है हमें विच इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, कौन सी चीज़ों को हम नहीं कंसिडर करते हैं, नहीं देखते हैं जब हम कोई भी डेयरी ओपन करते हैं. तो ऑप्शन ए है हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है. इसको तो देखा जाता है सबसे पहले कि हाई यील्डिंग पोटेंशियल की यील्ड क्या होनी चाहिए, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है उसकी यील्ड क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए. सेकेंड है डिसीज़ रेजिस्टेंस. यस, ये भी देखा जाता है कि जो भी एनिमल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी ब्रीड सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए. सी है कलर ऑफ प्योर ब्रेड फॉर रजिस्टरिंग पर्पस एंड डेयरी टाइप. तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. एंड डी है एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स. तो यहाँ पे देखिए जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया नहीं है
सिलेक्शन करने का डेयरी ब्रीड्स के लिए, ठीक है। तो जो डी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ हमें क्या पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन है वो क्राइटेरिया कंसिडर हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू रियलाइज द यील्ड पोटेंशियल ऑफ कैटल ब्रीड्स एट डेयरी फार्म्स, ठीक है। यील्ड पोटेंशियल जो है कैटल का, उसको कंसिडर करने के लिए या मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। देखिए, ए है प्रॉपर हाउसिंग, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, तो ये बिल्कुल ही सही बात है कि हम हाउसिंग फैसिलिटी या वाटर सप्लाई जो है प्रॉपर अमाउंट में हम कैटल्स को या फिर जो भी ब्रीड्स हैं, जो भी हमने ब्रीडिंग कर रखी है, उनको हम प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करें, तो ये तो हमें देना ही पड़ेगा अगर हमें अच्छी यील्ड ऑब्टेन करनी है। तो बी है क्लेanलीनेस एंड हाइजीन ऑफ बोथ कैटल एंड हैंडलर, ये भी सही बात है कि हमें क्लेanलीनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सी है फीडिंग कैटल इन साइंटिफिक मैनर, ये भी बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट जो ए है वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री रिफर्स टू डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड एंड और एग्स। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जो बर्ड्स है उनको क्या किया जाए, पाला जाए या फिर उनकी जो है रेयरिंग की जाए, ठीक है, कि सिर्फ एग्स के लिए या फूड प्रोडक्शन के लिए हम सिर्फ बर्ड्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। एनिमल हस्बेंड्री में फिशरीज़ भी इंक्लूड होती है, कैटल ब्रीडिंग भी इंक्लूड होती है, पोल्ट्री भी होती है, तो इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट है, दैट इज़ रॉन्ग। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, चिकन, डक्स, टर्की, गीस आर सम एग्जाम्पल ऑफ पोल्ट्री, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो पोल्ट्री है उसके अंदर हम सिर्फ हैन को नहीं बल्कि इन सभी को, टर्की को, डक्स को, गीस को, इन सभी को भी इंक्लूड करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। तो ये कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इज। तो देखिए, एवियन जो इन्फ्लुएंजा है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ऑप्शन ए H5N1 वायरस, बी HIV, सी ई कोलाई एंड डी क्लोस्ट्रीडियम। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ H5N1 वायरस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ H5N1 वायरस फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन्स। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए H5N1 वायरस जो है ताकि वो स्प्रेड ना करे बर्ड से ह्यूमन में। ऑप्शन ए, कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एंड एग्स अबाउ द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, बी इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, सी मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन सभी बातों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन करवाना चाहिए प्रॉपर टाइम पर, और क्या है कि कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एंड एग्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेगहोर्न, मिनोरका, एंडालुसिया आर स्मॉल साइज्ड ब्रीड्स ऑफ चिकन्स, द मोस्ट पॉपुलेशन ब्रीड फॉर एग प्रोडक्शन इज। तो एग प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड ब्रीड है वो कौन सी होती है, ये बतानी है हमें इनमें से। ऑप्शन ए लेगहोर्न, बी माइनोरका, सी एंडालुसिया एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो ए ऑप्शन है दैट इज़ लेगहोर्न, उस यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट पॉपुलेशन ब्रीड है एग प्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ सेलेक्टिव मेटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विद डिजायर्ड ट्रेट इज नोन एज। तो देखिए किस इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव मेटिंग कराते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विद डिजायर्ड ट्रेट्स। मतलब जो कैरेक्टर हम चाहते हैं, जो ट्रेट्स हम चाहते हैं एनिमल्स के अंदर, उन ट्रेट्स के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव मेटिंग कराते हैं, सेलेक्टिव जो है क्रॉसिंग कराते हैं एनिमल्स की। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एनिमल्स की बात की गई है, ना कि प्लांट्स की बात की गई है, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं। पोल्ट्री भी नहीं होगा, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर हैन, डक्स, गूस इनकी बात की जाती है। फार्मिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनिमल ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल ब्रीडिंग, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा गया है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए पहले ही कि हमसे करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा है। तो ऑप्शन ए है, एनिमल ब्रीडिंग एम्स टू इम्प्रूव द ग्रोथ रेट एंड प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है कि एनिमल ब्रीडिंग क्यों कराई जाती है, ताकि उनकी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ किया जाए और प्रोडक्ट जो है उसकी यील्ड को भी क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो ए तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। बी ऑप्शन क्या है, इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन भी, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे इम्प्रूव्ड ब्रीड्स का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि मिल्क है, मीट है, हमें अच्छी क्वालिटी का मिल सके। ऑप्शन सी है, इट डज़ नॉट एम टू इम्प्रूव डिजीज़ रेजिस्टेंस इन एनिमल्स। क्या इसका एम ये नहीं है कि डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाए। तो यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन है वो गलत बात है। हम डिजीज़ रेजिस्टेंस को भी क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो यही हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। हम एक बार डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग आर बेस्ड ऑन सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है कि एनिमल ब्रीडिंग जो है उसमें क्या किया जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। पहले ही अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के जो एनिमल्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनकी ब्रीडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग द रिलेटेड एनिमल्स टू increase the genetic purity and zygosity of progeny is outbreeding, A outbreeding, B inbreeding, C outcrossing and D crossbreeding। तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस को देखो, स्ट्रेट ब्रीडिंग टेक्निक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्ट्रेट ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग द रिलेटेड एनिमल्स। रिलेटेड एनिमल्स का मतलब क्या है, सेम स्पीशीज़ के एनिमल्स के बीच में यहाँ पे क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। ठीक है, सेम स्पीशीज़ के एनिमल्स के बीच में क्रॉसिंग होगी, ताकि क्या मेंटेन हो सके, होमोजाइगोसिटी ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Inbreeding is essential to evolve pure line in any animal। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो इनब्रीडिंग है वो किस लिए एसेंशियल होती है, टू इवॉल्व प्योर लाइन की। अभी हमने पढ़ा है होमोजाइगोसिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनब्रीडिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सेम जो ब्रीड है, सेम स्पीशीज़ है, उसके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो जो बी है दैट इज़
इनकरेक्ट ऑप्शन। एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, देखो, इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स। तो ये सही बात है कि इन ब्रीडिंग में क्या होता है, सेम ब्रीड्स जो हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, मेटिंग की जाती है या क्रॉसिंग की जाती है, एंड इट हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। तो इससे क्या होता है, जो सुपीरियर ट्रेट्स है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और कई बार इससे क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। तो प्योर जो होमोजाइगस स्पीशीज़ है उसको हम कैसे ऑब्टेन करा सकते हैं, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, ऑप्शन बी मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, सी मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, डी मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है होमोजाइगोसिटी की, ठीक है, मतलब सेम ब्रीड की बात की गई है, तो डिफरेंट वाले ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन और ए को देख लेते हैं हम एक बार। बी में देखो क्या दिया हुआ है, अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। तो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स को हम क्रॉसिंग नहीं कराते हैं होमोजाइगस ऑब्टेन करने के लिए। ये तो क्या हो जाएगा फिर, इसके अंदर यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगी। अगर हम डिफरेंट ब्रीड्स के साथ अगर हम मीटिंग कराते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है अनरिलेटेड सेम ब्रीड का है लेकिन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, तो ये कैसा हो जाएगा, आउट क्रॉसिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आउट क्रॉसिंग। ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा होमोजाइगोसिटी के लिए क्या होनी चाहिए, इन ब्रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग जो है उसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। तो ए ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ इन ब्रीडिंग आर नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल बिकॉज। देखो, इन ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें अभी बताई है, आपको ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ों को। इन ब्रीडिंग में देखो, एक तो क्या होता है, होमोजाइगोसिटी जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, होमोजाइगोसिटी। ठीक है, मतलब सभी ट्रेट्स जो है वो मेंटेन रहते हैं सभी 4 to 5 जनरेशन्स के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी जो है वो मिल जाती है, सुपीरियर ट्रेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे सेम ब्रीड के बीच में क्या होती है, मेटिंग होती है। तो इन ब्रीडिंग के बारे में यहाँ पे आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। सेम ब्रीड के बीच में क्या कराते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग कराते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ क्या पूछा गया, रिजल्ट्स ऑफ इन ब्रीडिंग आर नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल, कि इन ब्रीडिंग के रिजल्ट्स जो है हमेशा डिज़ायरेबल नहीं होते। तो क्यों नहीं होते, अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है, द सेलेक्टेड सुपीरियर बुल प्रोड्यूस प्रोजेनी विथ इम्प्रूव्ड ट्रेट्स। तो यहाँ पे ये बात तो सही है, बट यहाँ हमसे पूछा गया नॉट डिज़ायरेबल क्यों नहीं है। ठीक है, बी है, क्रॉसिंग द रिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड प्रोड्यूस प्योर लाइन्स। सी, द प्रोजेनी एक्सिबिट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ अनडिज़ायरेबल एंड डिज़ायरेबल जीन्स। एंड डी है, इट इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन काउस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा कि इन ब्रीडिंग जो है हमेशा डिज़ायरेबल क्यों नहीं होती है। देखिए, दोबारा से पढ़ लेते हैं इस ऑप्शन को। The progeny exhibit increase the frequency of both desirable and undesirable genes, कि desirable genes तो increase होते ही हैं लेकिन उसके साथ कुछ undesirable genes भी क्या हो जाते हैं, increase हो जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सुपीरियर ट्रेट्स लाने की, लेकिन इस वजह से कई बार, जैसे मैंने अभी बताया कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, तो यहाँ पे उसके साथ क्या होगा, अनडिज़ायरेबल जीन्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इज। जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे होंगे। ए, प्योर लाइन। तो देखिए, प्योर तो नहीं हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है।
प्योर किस में मिलता है हमें? प्योर मिलता है इन ब्रीडिंग के अंदर मिलता है, ठीक है। सेकेंड है हाइब्रिड, सी है होमोजाइगस जीनोटाइप एंड डी इज इनब्रेड लाइन्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन। क्रॉस ब्रीडिंग से हमें क्या मिलते हैं? हाइब्रिड वेराइटीज़ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजारडेल इज़ द ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग। जो हिजारडेल है, हिजारडेल की किसकी ब्रीड है? एक शीप की ब्रीड है, ये भी आपको याद रखनी है। और ये हमें किस किस का क्रॉसिंग करने से ऑब्टेन्ड होती है? तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ये मेरिनो ईव्स, ठीक है, और किसके बीच में? बीकानेरी राम्स। यस, वेट ए सेकेंड, वेट यस, मेरिनो रैम्स एंड बीकानेरी एव्स। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बीकानेरी एव्स एंड मेरिनो रैम्स जो है उनके बीच में अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो उससे हमें कौन सी स्पीशीज़ मिलेगी? हिजारडेल जो है वो हमें ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूल इज़ द हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग। जो म्यूल है वो किसकी क्रॉसिंग से हमें मिलता है? म्यूल आप सभी को पता होगा कि ये एक हाइब्रिड है और ये किस किस से मिलता है? ए ऑप्शन है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, बी है फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, सी मेल हिनी एंड ए फीमेल हॉर्स, डी स्टैलियन एंड मेयर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। मेल डोंकी होता है और फीमेल क्या है? हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मेटिंग ऑफ। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है? ए सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बी है मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस, ये भी नहीं होगा। ये तो इन ब्रीडिंग में होता है, यहाँ हमसे पूछा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सी है एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो डी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं इन सभी को भी डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन, सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, जब हम डिफरेंट ब्रीड्स की क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। ए ऑप्शन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एक बार मैं लिख देती हूँ इन सभी को यहाँ पे, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। जो फर्स्ट है, जब हम डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। उसके बाद है मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विथ 4 to 6 जनरेशन। 4 to 6 जनरेशन तक हम सेम ब्रीड को हम क्या कराते रहेंगे? अगर मेटिंग कराते रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इन ब्रीडिंग बोलेंगे। सी है एनिमल्स विथ सेम ब्रीड बट विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, जिसमें कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउट क्रॉसिंग। ये क्या है? आउट क्रॉसिंग। और डी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आंसर है ही, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन स्टैलियन एंड फीमेल डोंकी प्रोड्यूस द हाइब्रिड स्कोल। तो देखिए, अगर अभी हमने पढ़ा कि म्यूल कैसे ऑब्टेन्ड होता है, म्यूल ऑब्टेन्ड होता है मेल डोंकी प्लस फीमेल जो है हॉर्स, उनके बीच में क्रॉसिंग कराने से। अभी हमसे पूछा गया है कि अगर हम स्टैलियन और फीमेल डोंकी की क्रॉसिंग कराते हैं तो जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? तो वो होता है हिनी, ठीक है, याद रखना है हिनी, ठीक। किस किस के बीच में होता है? स्टैलियन एंड फीमेल डोंकी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को देखिए हम क्या बोलेंगे? ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डी पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये बहुत ईजी आंसर है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि आर्टिफिशियली क्या किया जा रहा है? स्पर्म्स जो है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन
इज एडवांटेजेस ओवर नॉर्मल मीटिंग। ये सही बात है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो नॉर्मल मीटिंग से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें पता है उससे हमें जो भी डिज़ायर्ड ट्रेट्स चाहिए वो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस। हमें यहाँ पे क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है, इट परमिट द फर्टिलाइजेशन, it permit the fertilization of large number of female animals from the semen collected in one ejaculation of a superior bull। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो तो सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है कि एक ही बुल से क्या किया जाता है, यहाँ पे एक सुपीरियर क्वालिटी का देखो बुल ले लिया, fertilization of large number of females from semen collected in one ejaculation of a superior bull। yes, एक सुपीरियर बुल से क्या किया जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और बहुत सारी फीमेल्स के अंदर उसी ही सीमेन से क्या कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन कर दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में एक अच्छी बात है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे, वो क्या होगा। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, कलेक्टेड सीमेन इज कूल्ड स्लोली एंड स्टोर्ड एट -195.5 डिग्री सेल्सियस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो सीमेन है उसको कलेक्ट किया जाता है और -195.5 डिग्री पे क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, सी है, इट परमिट द ईजियर यूज ऑफ एग्जॉटिक ब्रीड्स बुल्स एज अ सुपीरियर मेल्स। इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जॉटिक जो ब्रीड के बुल्स हैं उनको हम क्रॉसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है, द कलेक्टेड सीमेन शुड नॉट बी फ्रोजन एज इट किल स्पर्म्स। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो सीमेन है उसको -195.5 डिग्री पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो इससे जो है वो किल नहीं होता है जो स्पर्म्स है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स that include super ovulation in cows to make them produce 6 to 8 eggs per ovarian cycle is known as। तो यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बी है हार्मोनल इंडक्शन, सी है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एंड डी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, जो MOET है उसके अंदर देखो क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल कैटल है उसको FSH जो है वो इंजेक्ट किया जाता है ताकि मल्टीपल फॉलिकल्स बन सके, जिससे क्या होगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन, मतलब बहुत सारे 6 to 8 ओवा प्रोड्यूस होंगे और उन ओवा के अंदर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको बाहर निकाल कर फीमेल की बॉडी से उसको इम्प्लांट किया जाता है सरोगेट मदर में। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में क्या होगा। ये इस पूरी टर्म से ही देखो, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल है उसके अंदर मल्टीपल ओवा जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, उन ओवा को फर्टिलाइज कराते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद, और उसके बाद उस एम्ब्रियो का क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOET इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ डैश टू स्टिमुलेट सुपर ओव्यूलेशन इन काउस। तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि सुपर ओव्यूलेशन जो है के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, FSH इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, FSH एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन हनी बी इज़। तो जो इंडियन हनी बी है उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा।
ए एपिस इंडिका, बी, ओ सॉरी यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या आ गए हैं, सेम ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर बता देती हूँ कि जो साइंटिफिक नेम है इंडियन हनी बी का वो क्या होगा, एपिस इंडिका। ठीक है, एपिस इंडिका जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है इंडियन हनी बी के साइंटिफिक नेम के लिए। सो आज की वीडियो यहीं तक।